नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस की और उसके बाद में हम बात करेंगे गठबंधन की। महाराष्ट्र का जो चुनाव परिणाम है, आप देखिए उसका असर जो है वो दोनों तरफ है, चाहे वो महायुति की हम बात करें, चाहे फिर वो हम महाविकास अघाड़ी, या मैं अब महाविकास अघाड़ी के बजाय जो है वो इंडिया गठबंधन का नाम लेना ज्यादा उचित समझूंगा। तो इस एपिसोड में पहले हम बात करेंगे देवेंद्र फडणवीस की और उसके बाद में हम आएंगे इंडिया गठबंधन पे। तो उम्मीद करूंगा आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और इस वीडियो में सबसे पहले जब मैं बात करने वाला हूं देवेंद्र फडणवीस की, तो ये मेरा जो है वो निजी निजी आकलन है। हो सकता है आप इससे सहमत है या नहीं है, लेकिन ये मेरा मानना है जो मैं सोच पा रहा हूं। जब मैं देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहा हूं तो देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। हालांकि दूसरी बार को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि वो आपको पता ही होगा 80 घंटे के लिए जो है वो मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन जब हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी के विकल्प की, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को भी इसके ऊपर जो है वो काम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 2029 में अगर ज्यादा हो सकता है तो हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 में एक बार और जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लीड कर सकते हैं। तो उसके बाद में कौन, ये बड़ा सवाल जो है वो अब उठना शुरू हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा जब फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं तो दलाल मीडिया ने ये कहना शुरू हो गया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जो है वो चैलेंज मिल गया, अब कैसे निपटाएंगे, वो उस भाषा में जो है वो बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनका ये भी आकलन जो है वो गलत दिशा में जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अब जो है वो ये सोचना पड़ेगा, इस पे विचार करना ही पड़ेगा कि अगला जो है वो प्रधानमंत्री कौन होगा। तो ऐसी स्थिति में अमित शाह और नरेंद्र मोदी, तो इनके बाद में, क्योंकि इन दोनों की उम्र हो चुकी है, ये हम कह सकते हैं एक बार और जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं उसके बाद में। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री की रेस में कौन, तो मुझे लगता है जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस, आपने देखा होगा इस वक्त वो इंटरव्यू दे रहे हैं, और जिस तरीके से उनके इंटरव्यू आ रहे हैं और वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो उससे एक चीज जो है वो साफ तौर से दिखाई देती है कि अगला जो प्रधानमंत्री है उस पद की रेस में भारतीय जनता पार्टी में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे होंगे। वजह साफ है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से, आपने इंटरव्यू में देखा होगा, जब वो ये कहते हैं कि उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के लिए उद्धव ठाकरे को फोन किया, शरद पवार को भी फोन किया, विपक्ष के जो नेता थे उनको फोन किया, पृथ्वीराज चौहान से भी बात हुई। और ये एक जो है वो लीडरशिप क्वालिटी होती है कि वो विपक्ष को किस तरीके से साथ में लेकर चलते हैं। 2014 से लेके 2019 तक उन्होंने विपक्ष को साथ लेकर चले, और उसके बाद खुद भी जो है वो 2.5 साल के लिए विपक्ष में रहे, और फिर उसके बाद में एकनाथ शिंदे के अंडर में जो है वो उप मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार चलाने में सहयोग किया। तो उनका जिस तरीके से अगर आप आकलन करते हो 2014 से 2024 तक 10 साल में, तो आपको देखने को मिलेगा कि लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस राजनीति की जो है वो कितनी समझ रखते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब शरद पवार जैसे लोगों को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, और ऐसी स्थिति में उनकी पार्टी से वो जो है वो विधायकों को निकाल रहे हैं और अपनी सरकार बना ले, और 2.5 साल जो है वो अपनी सरकार को बड़े आराम से चलाएं, और उसके बाद जब आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लग जाते हैं, और उसके बाद में जब आप इस तरीके से वापसी करते हैं कि पूरा लैंडस्लाइड कर देते हैं, तो ये एक पहला कारण है जो आपको जो है वो। और जब आप एक चीज और देखिए, जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आपने हिंदू वोटों का जो है वो पोलराइजेशन हुआ या पोलराइज किया, तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि ये पोलराइजेशन तो था, लेकिन ये काउंटर पोलराइजेशन था। ये बात जो है वो मुझे बड़ी जबरदस्त लगी, क्योंकि इस बात पे मैं पहले भी बात कर चुका था। क्योंकि मुसलमानों ने जिस तरीके से, चाहे वो सजाद नोमानी हो या और भी, उन्होंने जिस तरीके से लिखित में जो है वो सशर्त, आपने देखा होगा,
कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को समर्थन किया, और फिर उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस जिस वोट जिहाद की बात करते थे, तो उसके बाद में जो चीज निकल के आई और हिंदू वोटर जो है वो एक तरफा चले गए, तो इसे काउंटर पोलराइजेशन ही कहेंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अब जो देवेंद्र फडणवीस है वो 5 साल पहले जो थे उनसे भी बदले हुए हैं। आप इंटरव्यू देखोगे तो आपको उसका अंदाजा लग जाएगा। तो ये एक जो है वो बड़ा कारण इसका आपको नजर आएगा। दूसरा कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो पिछले 10-12 दिन में जो चला शपथ ग्रहण समारोह तक, क्योंकि मैं तो लगातार ये कह रहा था कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे और वजह भी सामने थी, और मेरा वो अनुमान जो है वो ठीक भी निकला। लेकिन एक चीज आपने देखी होगी कि देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कौन, उसका विकल्प कौन, तो वो दूर दूर तक जो है वो नजर नहीं आता। महाराष्ट्र आप देखोगे तो मुंबई जो एक कॉमर्शियल जो है वो कैपिटल के रूप में जानी जाती है, और महाराष्ट्र जो कॉमर्शियल स्टेट और एक बड़ा स्टेट, उसको चलाने का तजुर्बा, और ऐसी स्थिति में जब आपका विपक्ष जो है वो बहुत सारी पार्टियां, एक पार्टी नहीं है बहुत सारी पार्टियां, और उसमें से जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की जो बनाई हुई जो शिवसेना थी, उसको टक्कर देना, ये अपने आप में दिखाता है कि देवेंद्र फडणवीस की काबिलियत जो है वो कितनी बड़ी है। और फिर उसमें आरएसएस का तड़का, जिस तरीके से आरएसएस, क्योंकि बिना संघ के हम बीजेपी की कल्पना करते हैं तो उसमें भी जो है वो बेईमानी नजर आती है। तो आरएसएस इस वक्त जो है वो देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़ी है, और जिस तरीके से आरएसएस ने महाराष्ट्र में जो है वो मेहनत की, और देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते हुए अभी अपना जो आरएसएस का जो संघ का जो धर्म है वो नहीं भूलते, और उसी ड्रेस कोड में जो है वो वहां पहुंच जाते हैं। तो ये भी आपको जो है वो देखना पड़ेगा कि आने वाले समय के लिए ये एक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प तैयार हो रहा है। तो विपक्ष को साथ में लेकर चलना है, और राजनीति किस तरीके से खेली जाती है, मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ने साबित कर दिया। अब आप एक जो है वो इसमें ये कह सकते हो कि योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं, तो योगी आदित्यनाथ का मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ लठे तो बदमाशों और लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो है वो जो जिस तरीके से काम करते हैं, उस तरीके से उनका जो है वो कोई तोड़ जो है वो किसी भी पार्टी के पास नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की तरह वो जो है वो जिस तरीके से विपक्ष को लेना और जिस तरीके से वो राजनीति खेलते हैं, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ उसमें जो है थोड़ा सा पीछे नजर आते हैं, और यही हाल है हेमंता बिस्वा शर्मा का। इसलिए मैंने देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है वो इस लिस्ट में आगे रखा है। और जो ये लोग कह रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो आगे नहीं बढ़ने देंगे क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो है वो उनके विकल्प, तो ये उनका जो है वो आकलन गलत है। क्योंकि बीजेपी, नरेंद्र मोदी के बाद में कोई तो विकल्प होगा, किसी और को तो बनाना ही पड़ेगा, और उस दिशा में ये पहला कदम जो है वो साबित हो सकता है। अब हम आते हैं इसका साइड इफेक्ट। आप देखिए, जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस की, तो इस महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम ने जो एक खोखली नींव जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंडी गठबंधन, जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी, और नीतीश कुमार का सपना था, जब आपको देखा होगा पलटू राम उनको बोलते थे जब वो दल बदल करते थे, तो उस वक्त उनका सपना था कि वो प्रधानमंत्री जो है उस कुर्सी को देख रहे थे, उनका प्रधानमंत्री बनने का पूरा सपना था। हर स्टेट में वो घूमे, मुख्यमंत्रियों से बात की, विपक्ष के जो जितने भी मुख्यमंत्री थे, और उनको एक जगह लेके आए। इसलिए पहली जो मीटिंग हुई वो बिहार पटना में हुई, और उसके बाद में किस तरीके से नीतीश कुमार को साइड किया गया ये सबको पता है, और हम उस वक्त भी बात करते थे क्योंकि सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। और अब ये गठबंधन टूट क्यों रहा है? गठबंधन टूटने की सबसे बड़ी वजह है कि आपके पास जो है योजनाओं का अभाव है। आप नरेंद्र मोदी को हराने की बात करते हो, लेकिन आपका जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपका विकल्प क्या है, उनके विकास मॉडल का आपके पास तोड़ क्या है, आप कौन सी योजनाएं जो है वो लेकर आओगे? आपके पास इस तरीके का आधार कोई नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण, जातिगत जनगणना, अंबानी और अडानी, इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे, और इसी का असर था। आपने देखा, दूसरा, कांग्रेस पार्टी की जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियों से भी है। अब आप इसमें जो है वो विश्वास करें या नहीं करें, क्योंकि जब राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से टक्कर है, लेकिन जब क्षेत्रीय स्तर पे आते हैं तो आपने देखा होगा
टीएमसी जो है वो कांग्रेस पार्टी को घुसने नहीं देती। और अगर आपको इसका जो है वो डाउट है तो आप अधीर रंजन चौधरी, जो एक समय में नेता प्रतिपक्ष हुआ करता था, आपने पिछली ही बार देखा होगा, आज वो कहाँ है, गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी का नाम भी कहीं नजर नहीं आता। बंगाल की कांग्रेस पार्टी इकाई के जो है वो अध्यक्ष भी रहे, आज उनका कहाँ है, कौन पूछता है। और कांग्रेस पार्टी और टीएमसी की जो लड़ाई थी वर्चस्व की, वो बंगाल में साफ तौर से देखी जाती थी। और अधीर रंजन चौधरी ने ये बात जो है वो बार बार उठाई थी, लेकिन हाईकमान जो है वो उसको समझने को तैयार नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी को लग रहा था कि वो इन सब बैसाखियों के सहारे जो है वो अपना सपना पूरा कर लेंगे, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आया। फिर हम आते हैं आपके अखिलेश यादव के ऊपर। तो अखिलेश यादव का इस वक्त आपने देखा होगा हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद में, क्योंकि लोकसभा में अखिलेश यादव को जरूरत थी कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि अखिलेश यादव को यह पता था कि राष्ट्रीय स्तर पर जब बात भारतीय जनता पार्टी को हराने की आएगी तो मुस्लिम मतदाता जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ चला जाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी को साथ में लेना मजबूरी थी, वरना स्वाद तो वो जो है वो 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी का हाथ पकड़कर चख चुके थे। क्या असर हुआ था, तो अखिलेश यादव को यह अच्छे से पता था। और बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो कमजोर पड़ गई थी, इसलिए राहुल गांधी का हाथ पकड़ा और उस सीढ़ी के ऊपर वो चढ़ गए। लेकिन अब आप देखिए, जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया और उसके बाद में जब अभी बाई इलेक्शन हुआ, तो अखिलेश यादव ने जो है वो कांग्रेस पार्टी को सीट ही नहीं दी। और अब स्थिति यह है, हरियाणा विधानसभा चुनाव से कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ी, और जैसे ही कमजोर पड़ी, आप देखिए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को घेरते थे, उससे ज्यादा ये राहुल गांधी का गला पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। और अभी आपने देखा होगा अब्बू आजमी, जो महाराष्ट्र इकाई के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है, उनका आप इस आज का स्टेटमेंट उठा के देखिए। वो इंडिया गठबंधन में रहना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि उद्धव ठाकरे के सामना में एक लेख लिखा जो है वो संबल जो मस्जिद है उसके विवाद को लेकर। और उद्धव ठाकरे, उनकी मजबूरी आप देखिए, जब वो महाविकास आघाड़ी में चले तो गए, लेकिन इस चुनाव से एक चीज साफ तौर से जो है वो समझ में आ गई कि मतदाता जो है, जो महाराष्ट्र की जो जनता है, वो बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी के साथ जाना पसंद कर रही है, उद्धव ठाकरे के साथ नहीं। तो जो हिंदुत्व की बात करेगा वो उसके साथ जाएगी। अब ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे का जो है वो एक ही, जिसको कहते हैं कि रास्ता बचता है, और वो है हिंदुत्व। अब हिंदुत्व के पटरी पर वो किस तरीके से लौटेंगे? तो ऐसी स्थिति में अब उन्होंने जो है वो इसके ऊपर जो है वो एक लेख लिखा, और उसकी प्रतिक्रिया आपने देख ली। लेकिन वो भी महाविकास आघाड़ी, या हम कहें कि इंडिया गठबंधन से बाहर जाने की पूरी फिराक में हो, और स्टेटमेंट आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐलान तो कर ही दिया कि बीएमसी का जो चुनाव है वो अकेले लड़ेंगे। तो बीएमसी के चुनाव में जब वो अकेले लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और शरद पवार की पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गठबंधन जो है वो बचा कहां है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि यह गठबंधन जो है वो अब ज्यादा सरवाइव कर पाएगा। और क्यों नहीं कर पाएगा? उमर अब्दुल्ला उसका इशारा कर चुके हैं, हेमंत सोरेन जो है वो बड़ा आरोप लगा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आपको धीरे धीरे जो चीजें हैं वो समझ में आ रही होगी। आज आपने देखा संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ये कहा कि उन्होंने जो है वो इंडी गठबंधन को खड़ा किया था, बनाने में पूरा योगदान था, और अब वो उसको रन नहीं कर पा रहे, तो सारा जो है वो राहुल गांधी की तरफ था कि राहुल गांधी का नेतृत्व इस गठबंधन में किसी को पसंद नहीं, और वो इसका नेतृत्व करने के लिए तैयार है अगर इंडिया गठबंधन चाहे कि ममता बनर्जी को भावी प्रधानमंत्री का जो है वो उम्मीदवार बनाया जाए, चेहरा बनाया जाए गठबंधन का। अब परिस्थितियां आप देखिए, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जब हम 37 सीटें और 27 सीटें समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी को देखते हैं, तो फिर 67 सीटें जो है वो गठबंधन से टूट जाती है। और आप देखिए महाराष्ट्र ने इसको एक्सपोज कर दिया। इसलिए मैं कह रहा था कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो नरेंद्र मोदी का अगला विकल्प हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर इसको टूटने का क्रेडिट जाएगा तो वो महाराष्ट्र पे जाएगा, चुनाव परिणाम पे जाएगा। और आप देखिए असर की अगर हम बात करते हैं, तो जो कांग्रेस पार्टी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी, अब ये जो है वो कहने को कह सकते हैं, जैसे मैंने बात की कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, लेकिन यहां पे जो है वो सुर मिल नहीं रहे। लेकिन फिर भी जब इनको मीडिया वाले पूछते हैं तो ये बोलते हैं कि नहीं, हमारा गठबंधन जो है वो बहुत मजबूत है।
अब मजबूत कैसे हैं आप इसको देखिए। राहुल गांधी को अडानी पसंद है, क्योंकि अडानी का मुद्दे पे राहुल गांधी को यह लगता है कि मैं इसको मुद्दा बना के जो है वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकता हूं। लेकिन ममता बनर्जी उससे पीछे हट जाती है, कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में ही नहीं पहुंचते या टीएमसी के। तो यहां से टीएमसी और अखिलेश यादव वो एक तरफ जाना शुरू हो गए। हो सकता है इनकी मिली भगत भी हो, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो यहां पे टीएमसी ने जो है वो उसका बहिष्कार कर दिया। फिर आ जाते हैं हम संबल। तो संबल का मुद्दा किसने उठाया? अखिलेश यादव ने। तो अखिलेश यादव भी अडानी के मुद्दे पे ममता बनर्जी का समर्थन किया। अखिलेश यादव ने जब संबल का मुद्दा उठाया तो वो संबल के मुद्दे पर जो है वो सदन में जो है वो अपना स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। और उस वक्त कांग्रेस पार्टी जो है वो एब्सेंट है, वो बाहर जो है वो अडानी के मुद्दे पे हाय हुल्ला कर रही है। और उसके अगले दिन जो है वो राहुल गांधी संबल चले जाते हैं। तो जब संबल का मुद्दा उठाना ही था तो राहुल गांधी ने सदन में रहना उचित क्यों नहीं समझा? वो अखिलेश यादव का साथ भी तो दे सकते थे। और फिर उसके बाद में जब उसको संबल नहीं जाने दिया तो अगले दिन वो आके संबल का मुद्दा उठा सकते थे, लेकिन संबल का मुद्दा नहीं उठाया। तो इससे आपको समझ में आएगा कि इस वक्त इंडी गठबंधन में मतभेद जो है वो अपनी चरम सीमा के ऊपर है। और फिर इसमें जब प्रियंका चतुर्वेदी, इसके अलावा हम संजय राउत की बात करते हैं, तो वो आजकल केजरीवाल जी जिनको बोलते हैं, तो आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो दिल्ली में है। और केजरीवाल तो कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तोड़ तोड़ के अपनी पार्टी में ले रहे हैं। और उन्होंने तो सीधा कर दिया कि वो एक साथ चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पे आप आम आदमी पार्टी की ग्रोथ को अगर आप देखोगे कि आम आदमी पार्टी जहां उभर के आई है, तो उसका जो भोजन है वो कांग्रेस पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस पार्टी को दिमक की तरह खा रही है। और जहां पे कांग्रेस पार्टी नहीं है वहां पे आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़के देखा है, आपने देखा होगा क्या असर हुआ उसका। तो बीजेपी के सामने जो है वो चुनौती है अब। और बीजेपी इस चुनौती में जो है वो जिस तरीके से, क्योंकि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ एक मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो दिल्ली में अनाउंस कर दें, और वो भी नुपुर शर्मा, तो मुझे लगता है कि 70% बाजी जो है वो अभी जीत जाएगी। तो इसलिए ये एक जो है वो बड़ा विधानसभा चुनाव में, और उससे भी बड़ा ये होगा कि जिस कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करके केजरीवाल उभर के आए हैं, तो अब कांग्रेस पार्टी उसका काउंटर कैसे करती है? क्योंकि शीला दीक्षित के ऊपर आरोप लगे थे, साबित नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल तो जेल जाके आ चुका है। तो ये भी एक जो है वो बड़ी परेशानी है इस गठबंधन की। तो ओवरऑल अगर देखें, और फिर उसके बाद में आपने देखा होगा आज कांग्रेस के ही नेता उदित राज, उन्होंने तो सीधे तौर से कह दिया कि ममता बनर्जी जो है वो इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए कह तो रही है, लेकिन उन्होंने जो है वो हर स्टेट में जाकर अपनी पार्टी को खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन वो विफल हो गई। तो जो अपने स्टेट से बाहर दूसरे स्टेट में जो है वो टीएमसी को खड़ा नहीं कर पाई, वो इंडी गठबंधन का नेतृत्व क्या करेगी? तो अब आप समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन जो है वो अब इसका ज्यादा जो है वो समय बचता नहीं है। और अगर ये राष्ट्रीय स्तर पर सोचते हैं तो 4 साल बाद जो है वो चुनाव आने वाले हैं, तो फिर ये हर चुनाव में, और इस वक्त अगर ये गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो फिर ये जो है वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी धोखा दे रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो जो चीजें निकल के आ रही है कि महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम जो है वो किस तरीके से अफेक्ट करेगा, तो मुझे लगता है ये दोनों तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भी, और दूसरा अगर हम देखें तो गठबंधन की जो राजनीति है कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में एक थोड़ा सा जो एज मिला था, हरियाणा के विधानसभा चुनाव ने उसको जो है वो ब्रेकर का काम किया, और महाराष्ट्र ने उसको ब्लास्ट कर दिया। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में ये गठबंधन जो है वो वापस खड़ा हो पाएगा, क्योंकि अब इसमें जो है वो नेता आपस में टकराएंगे। और क्यों टकराएंगे उसकी वजह भी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे गठबंधन में होते हुए जो है वो उसको क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि उनको हिंदुत्व पे खड़े होना है, और वो तो कह ही रहे हैं कि हम जो है वापस जो गलती हुई है उसको सुधार करना है। तो ऐसी स्थिति में आप अब देखिएगा इनका जो टकराव है वो खुले तौर से देखने को मिलेगा, और ये शुरुआत हो चुकी है। तो इसलिए मैंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने जो इस गठबंधन को नरेंद्र मोदी नहीं तोड़ पाए, उसको देवेंद्र फडणवीस तोड़ेंगे। और उन्होंने जो है वो शरद पवार को चौंका दिया कि शरद पवार के ही गृह राज्य में जिस तरीके से वो राजनीति करते थे उन्हीं के नाक के नीचे जो है वो खेल करके निकल गए, और शरद पवार को लास्ट मोमेंट तक भी समझ में नहीं आया।
और फिर जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसी दिन उन्होंने शरद पवार को फोन भी किया और बातचीत भी हुई। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो है सीधे तौर से काटना भी जानते हैं और साथ में लाना भी जानते हैं, और ये जो है ये सबसे अच्छी जो है वो राजनीतिज्ञ की एक निशानी होती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।